तो स्टूडेंट्स क्लास 9th में से पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि वाष्पीकरण क्या होता है कि जब हम किसी द्रव को खुले में रख दें तो उस द्रव के अणु ऊपरी सतह से वाष्प के रूप में मिलकर के वायुमंडल में विलीन हो जाते हैं। तो इस क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को कुछ ऐसे भी कारक होते हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वैसे आपने अपने जीवन में वाष्पीकरण के बहुत से उदाहरण देखे होंगे। जैसे आप लोग देखते हो कि कपड़े जब हम सुखाते हैं तो उनको फैला करके सुखाते हैं, न कि कहीं इकट्ठा करके रख दें। कपड़े सूख जाएंगे? नहीं सूखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे किसी पदार्थ का क्षेत्र बढ़ता है उसी हिसाब से जो है वायु की जो जलवाष्प के कण हैं वो वायु के साथ निकल जाते हैं। तो इसी तरह से इनको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वाष्पीकरण को, वो निम्न हैं। इनमें सबसे पहला कारक क्या है, आप देख रहे होंगे, पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ने पर। पृष्ठीय क्षेत्र यानी उसका आकार बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है, और जैसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा वाष्पीकरण की दर भी कम हो जाती है। तो पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो जैसे अभी मैंने बताया, जैसे कपड़े सुखाने के लिए उन्हें फैला देते हैं। जब हम फैला देते हैं तो उससे क्या होता है कि उसका पृष्ठ क्षेत्र बढ़ जाता है और हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। पहला पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ने पर। तो जो पृष्ठीय क्षेत्र है ये भी वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। पृष्ठीय क्षेत्र जितना अधिक होगा उतना ही वाष्पीकरण अधिक होगा, और जितना पृष्ठीय क्षेत्र कम होगा वाष्पीकरण उतना ही कम होगा। नंबर 2, तापमान वृद्धि। जैसे ताप किसी वस्तु के गर्माहट या ठंडेपन को व्यक्त करता है। तो तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से क्या है, जो अणु हैं उनको गतिज ऊर्जा अधिक प्राप्त होगी और वह सतह पर अधिक आने लगेंगे। इससे क्या है कि तापमान बढ़ने से भी वाष्पीकरण की दर और अधिक हो जाएगी। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे तीव्रता से सतह को छोड़ देते हैं। अतः इससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यदि हम किसी द्रव को ठंडा करें तो उसका वाष्पन कम होगा, और अधिक करें तो उसका वाष्पीकरण अधिक होगा। नंबर 3, जो वायु की गति। आपने देखा होगा कि जब हवा नहीं चल रही हो, हम कपड़ों को सुखाएं तो उनको सूखने में कुछ समय अधिक लगता है। यदि वातावरण में वायु अधिक गति से चल रही है, उस टाइम पे हम कपड़े सुखाएं तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। इसका कारण क्या है कि जब वायु अधिक गति से चलती है तो वाष्पीकरण अधिक होता है, और कपड़ों से जो जल वाष्प है वो वायु के कणों के साथ आसानी से उड़ जाती है, जिससे अधिक वायु होने से हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और जब कम वायु चलती है तो कपड़ों को सूखने में अधिक समय लगता है। इसी तरह से तीसरी, वायु की गति। तेज वायु चलने से कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। और जो चौथा कारक है बेटा, वो है आपका आर्द्रता में कमी। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि जब बारिश का टाइम होता है तो आर्द्रता अधिक होती है, क्योंकि हमारे वातावरण में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। और गर्मियों में आपने देखा होगा, गर्मियों में जल वाष्प की मात्रा कम होती है। कहने का मीन्स ये है कि ये जो गर्मियाँ होती हैं उनमें वाष्पीकरण अधिक होता है, और जो जब वाष्पीकरण जल वाष्प की मात्रा कम होती है, जल वाष्प अधिक होती है, तो वायु में जल के कणों की मात्रा निश्चित मात्रा से अधिक हो जाता है। तो उससे क्या है, वाष्पीकरण की दर घट जाती है। इस तरह से हमने आपको 4 कारक बताए। अब इससे तो स्टूडेंट्स, अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, आप लोग समझते होंगे कि जब कोई पदार्थ जिस ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है
तो उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। एक दूसरी भाषा में और है वह ताप, वह निश्चित ताप जिस पर किसी पदार्थ का बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से बाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। इसके बाद या लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं, वह निश्चित ताप जिस पर किसी पदार्थ का बाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे हम उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। आप दोनों में से कोई भी, चाहे ये ऊपर वाली या नीचे वाली, दोनों ही परिभाषाएं आप लिख सकते हो।